फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी इकोसिस्टम पर। आज हम बात करेंगे स्टडी और शिक्षा के इतर शिक्षा व दीक्षा देने वाले एक गुरु तारातारा मठ बाड़मेर में अभी वर्तमान में मठाधीश है पूज्य गुरु सम्माननीय श्री प्रतापपुरी जी महाराज से। प्रतापपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आशीर्वाद आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी पशुधन में एक जो लंपिस जो स्किन नाम की एक बीमारी है, उसके निराकरण के बारे में और जो भी सामाजिक रूप से व्यक्तियों को क्या सहयोग करना चाहिए उसके बारे में आपकी क्या अपील है, क्या राय है? जब भी आपदा आई है तब आप जैसे युवाओं ने आगे बढ़ चढ़ करके उसका निराकरण किया है और मुझे विश्वास है कि आप जैसे युवा आगे आकर के इसका निराकरण करने के लिए अपना पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हम सरकार के भरोसे ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं और ये एकदम अचानक ऐसी बीमारी आई है जिसका अभी तक कोई मेडिसिन भी नहीं बना है और हमारी परंपरागत जो पुरानी जो औषधियाँ हैं उनका उपयोग करने से इसको लाभ भी मिल रहा है। कोरोना में भी ऐसा हुआ था कि जैसे ही कोरोना आया अचानक हम सब लोग भयभीत हुए थे और जब तक वैक्सीन निकली उससे पूर्व भी हमने जो काढ़ा पिलाया, गिलोय का उपयोग किया तो उससे बहुत सारा लाभ मिला और वो स्थायी लाभ मिला। तो ऐसा ही हम सबको इस समय गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए युवाओं को सब कामों से प्राथमिकता इस काम को दे करके अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनावे दिन की दिनचर्या का। और ऐसा मौका है कि आप सबको सेवा करने का, गौ माता की सेवा करने का मौका मिलेगा। तन मन और धन से सेवा करें। आप लाखों आपके हाथ जब गौ माता की सेवा के लिए खड़े होंगे तो गौ माता के प्राण बच जाएंगे। मैं विनम्र अपील करता हूँ इस समय सब कामों को छोड़ करके प्राथमिक इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जी गुरुदेव। अगला सवाल मैं सामाजिक ही लूंगा, राजनीति पे हम इसके पश्चात आएंगे। जो अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा मैं कह सकता हूँ, सुराना गांव जालोर में जो एक घटना हुई है, अनुसूचित जाति के एक बालक की जो कह सकते हैं हम उसकी डेथ हो गई है और उसमें भी कई कारण बताए जा रहे हैं, कई सामने आ रही है और ये छुआछूत तो सामाजिक समस्या है, बिल्कुल हमारे सामने है। अभी तक गाँव में भी है, शहरों में कई हद तक इसका निराकरण हुआ है, कई हद तक इस पर हदबंदी हुई है। तो आपके क्या विचार है कि क्या सामाजिक संदेश है और राजनीति से लोगों को दूर रहना चाहिए या कहाँ तक इसमें समाधान है? हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ये जो एक दंश है हम सबके लिए छुआछूत का, उसको जल्दी से जल्दी हम समाप्त करने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जो भी है इस समय हम सब जानते हैं कि ये इतनी खतरनाक बीमारी जो समाज को बहुत उद्वेलित करती है, दुखी करती है। और मैं हमारे अपने मठ में भी हमने ये व्यवस्था है कि वहाँ कोई भी नहीं पूछेगा आप कौन सी जाति से हो और भोजन प्रसाद भी करते हैं तो तभी भी ऐसा नहीं पूछते कि आप कौन सी जाति के हो। इस प्रकार से हम सबको पहल करनी पड़ेगी। खुद सुधरा तो ही जग सुधरेगा। हम दूसरों में करवाना चाहेंगे या दूसरों को आदर्शता ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं। आदर्शता आपको खुद को स्वयं को स्थापित करनी पड़ेगी। बच्चे की चोट लगी, गंभीर चोट लगी और दुखद घटना है, हम सबको उद्वेलित किया। बहुत मन दुखी है कि एक छोटा सा फूल, खिलता हुआ फूल मुरझाया है उसके घर परिवार का, हम सबका ये चिंता और दुख का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जैसे जैसे पता चलता है इसको रोकने का हम सबका कर्तव्य भी बनता है और अफवाहें भी हमें नहीं फैलानी चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े नहीं। जी। अगला सवाल राजनीति पे आते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि कई लोगों द्वारा अभी भी बोला जा रहा है कि संन्यास से राजनीति की तरफ क्यों? देखिए, राजनीतिक विषय जो है वो उसका मायना क्या, उसका अर्थ क्या, भावार्थ क्या, राजनीतिक सेवा का विषय है और त्याग और सेवा जिसके जीवन में होता है वो आदर्श राजनीति कर सकते हैं और ये सन्यासी का पर्याय है, त्याग और सेवा। तो क्यों नहीं हो सन्यासी? अथवा जितने जनप्रतिनिधि वो सब इस प्रकार आ जाए। पहले भी जब भी कभी ऐसी स्थितियां खड़ी हुई है तो संतों ने आकर के इस प्रकार का काम किया। हम तो ये चाहते हैं ऐसे अच्छे आदर्श लोग आए और सेवा करें, सेवा के भाव से राजनीति में आवे और त्याग और सेवा का भाव लेकर के आए। देश को आजाद कराया उस समय की एक श्रृंखला देखो ऐसे आदर्श नेताओं की, उनके जीवन में त्याग और सेवा ही थी, इसलिए राजनीति में गए थे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्यों को भी आप देख लो कि राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं। योगी जी का उदाहरण जैसे आता है, योगी जी, मोदी जी, ये सब हमारे आदर्श पुरुष हैं और आप देखिए उनका न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न और कुछ वाद है, केवल राष्ट्रवाद है।
हम लोग भी आए हैं तो कोई ऐसी चाहना लेके नहीं आए कि पद के भूखे या पैसों के भूखे। हम केवल मात्र निमित्त बन रहे हैं, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा हम निमित्त बन के कर रहे हैं। और हम तो ये प्रेरणा करते हैं, हम यहाँ ऐसा कहते हैं कि ऐसे सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोग ऐसे खड़े हो तो केवल मात्र इस भाव से आए कि मैं किसी के काम आ जाऊं जी। इस भाव से राजनीति में नहीं जाएगा, तू मेरे क्या काम आएगा तो मैं तेरा काम करूंगा। अच्छा और सच्चा और आदर्श राजनीतिक वही होता है जो ये कहता है कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, कोई मेरे घर आया मैं उसके काम के आ जाऊँ। हम लोग तो इसलिए आए हैं भाई, सेवा के भाव से आए हैं। सेवा और त्याग का मिश्रण करके जितना बनेगा जीवन में इतना सेवा और त्याग करेंगे। और चाहना ये है नहीं, इसलिए राजनीतिक ऐसे ही व्यक्ति त्यागी पुरुषों का ही विषय है। और योगी जी और मोदी जी हमारे लिए आदर्श है। और गांव का सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी हो, इस आदर्शता के साथ आगे बढ़ेगा तो त्याग और सेवा के साथ वो सदा अमर हो जाएगा। और भोग और चाहना लेके आएगा उसको कोई नहीं पूछेगा। अगला और अंतिम सवाल, क्योंकि आपकी गुरुदेव की व्यस्तता को देखते हुए, समय की व्यवस्था को देखते हुए अंतिम सवाल अभी ये इंटरव्यू खत्म करने पर। और अंतिम सवाल के दो भाग, एक तो हर घर तिरंगा है, इस पर भी दो दृष्टिकोण आ रहे हैं, इसमें भी लोगों ने नकारात्मकता ढूंढ ली है। और इस सवाल का दूसरा भाग है वो है कि पोखरण विधानसभा से संबंधित जो अभी समीकरण बन रहे हैं और 2023 में जैसा विधानसभा चुनाव है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार व्यक्ति के अंदर चलते हैं। अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो निश्चय ही हमारे अंदर सकारात्मक भाव आएगा, नेगेटिव भाव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम किसी के काम आए, हम अच्छे काम में सहयोग करें। तो झंडा जो है वो हमारी शान है पूरे भारत का, हम सब का। तो ऐसा है कि इसकी शान के लिए हम सबको सकारात्मक भाव के साथ में लगाना चाहिए। जो यदि झंडे के प्रति प्रतिकार करते हैं अथवा भाव नहीं है, इसका मतलब वो कहीं का किसी का भी नहीं, ना देश का है, ना क्षेत्र का है, ना समाज का है। झंडा हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रतीक है हमारे देश का। प्रेम सा समान तिरंगा फहराया आप सब लोगों ने। मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ जिन युवाओं ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने झंडे का सम्मान किया और पूरे विश्व के अंदर एक दिखाया कि भारतीय देश प्रेमी हैं। और आज मैंने एक साक्षात्कार, एक वीडियो भी चलते चलते देखा, कुछ बंधु अपनी मोटरसाइकिल पर झंडा लगा रहे थे। एक लड़का आया टोपीदार और उसने, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो वाला झंडा नहीं लगाने दूंगा। उसने कहा भाई झंडा मेरा है, मोटरसाइकिल मेरी है, क्यों नहीं लगा? बस मैं लगाने नहीं दूंगा। अरे भाई जब झंडा ही मेरा है, मोटरसाइकिल मेरी है, तो आपको क्या परेशानी होती है? नहीं बस मैं तो लगाने नहीं दूंगा। ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग हैं ना, वही दूषित करते हैं देश की और क्षेत्र की व्यवस्थाओं को। और उनको तो यहाँ रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं, जो देश से प्रेम नहीं करता उनका क्या लेना देना है। रही बात पोखरण की, वो आप पुनः मुझे पूछे क्या आप कहना चाहते हैं पोखरण के बारे में? पोखरण विधानसभा से संबंधित सवाल है। यहाँ पे जो 2023 में समीकरण बन रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में आपके क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या रणनीति है? और जी क्या परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं बताइए आप। कि परिप्रेक्ष्य बन रहे हैं कि जो टिकट के बंटवारे से संबंधित हो या फिर जो क्या टिकट के वोटों की गोलबंदी हो उससे संबंधित? टिकट के बंटवारे में आपकी क्या शंका है बताइए। जी गुरुदेव, वही शंकाएं तो नहीं कह सकता मैं उनको, मैं एक तरह से कह सकता हूँ अंतर्द्वंद है। हम कहीं से सुनते हैं जैसे अखबारों के या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कि टिकट किसको मिलेगा, कितने खेमे बटे हुए, ये एक राजनीतिक क्वेश्चन है। मैंने जैसे पहले आपसे बोला। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो पार्टी के मुखिया है जी, संगठन के मुखिया है, क्षेत्र के मुखिया लोग हैं, ये सब लोग चिंतन करते हैं जी। और वे लोग बहुत सुधीजन है, बुद्धिजन है, विवेकशील है और वो अच्छा ही निर्णय करेंगे। और जनता की जो आवाज़ है उसको कभी वो अपेक्षित नहीं करेंगे। जनता की आवाज़, जनता की भावना, उसके अनुरूप ही सब कुछ होगा, आप निश्चिंत रहें। और जनता जो चाहेगी वही होगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग तो मस्त रहें, व्यस्त रहें और आनंदित रहें। आगे आने वाली व्यवस्थाओं के लिए आप सबको ही तैयारियां करनी है, क्योंकि अपना अपना कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है तो मैं निभाऊंगा, आप लोगों का कर्तव्य आप निभाओगे। हम सबकी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को किस दिशा में जाना चाहिए। रात को भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि वर्तमान सबसे ज़्यादा इंकित होता है। भूतकाल हमारा जैसा रहा वो भूतकाल के परत में है। अच्छा रहा तो लोग कहेंगे इनका भूतकाल बहुत अच्छा रहा। यदि कोई भूल चूक हुई है तो लोग कहेंगे कि ये भूतकाल में ऐसा नहीं होता तो ये नहीं भुगतना पड़ता।
भविष्य अभी हम तय करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। जैसे 5 वर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजना जैसे बनाती, ऐसे हम भविष्य के बारे में अभी से योजना बनाएंगे कि हमारा आने वाला समय कैसा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है वर्तमान। वर्तमान में आप और हम जी रहे हैं, हमें वर्तमान में वो निर्णय लेने चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। इस समय यदि हम कोई गलती करेंगे तो भविष्य में हमें भुगतनी पड़ेगी। हम जब जाएंगे तो पीछे लोग रहेंगे, वो कहेंगे उस समय ये लोग ये गलतियां नहीं करते तो आज ये हमारे को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि अब कोई भी ऐसा इतिहास की वो गलतियां दोहराए नहीं जिसके कारण हमें बहुत दुखी होना पड़ा या बहुत हमें हानि हुई। हम सबको कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वर्तमान अच्छा बनाए तो भविष्य हमारे आने वाला अच्छा होगा। लोग भी याद करेंगे कि उस समय फलाने गांव में फलाने आदमी थे तो अच्छा काम किया, क्षेत्र में अच्छे थे, प्रदेश में अच्छे थे, देश में अच्छे लोग थे तो ये अच्छा काम हुआ। और नहीं तो कोई ऐसा काम करके जाएंगे तो अपने को कहेंगे लोग वो ऐसे थे, वो ठीक नहीं करते, वो यदि ऐसा नहीं करते तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो हम सबको वर्तमान को समझते हुए अच्छे काम में समय दे करके अच्छे सपनों के साथ में सबको साथ खड़ा रहना। धन्यवाद। ये थे प्रतापपुरी जी महाराज और ये था हमारा साक्षात्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आशीर्वाद आपको, आप सबको आशीर्वाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। देखिए